हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 साइंस है, क्लास 10 साइंस के आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देख सकते हो आपके कई सारे पेजेस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। ये भी क्वेश्चन आपकी न्यूमेरिकल्स भी लिए गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और इससे आपके 100% कई सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, विथ एनसीईआरटी का है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भले ही आपको इजी लग रहा हो, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखोगे तभी आपको एग्जामिनर अच्छे से फुल मार्क देगा। लिखा क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूं, फिर आप उसे पढ़कर समझ सकते हो, फिर मैं आपको समझा दूंगा। देखो, अगर आपका वायु है, वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर लेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा तो जो मैग्नीशियम का रिबन है उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है उन्हें जलाना मुश्किल होता है, और उसको जलाने के लिए हम लोग उसको रगमाल से रगड़ रगड़ कर साफ कर लेते हैं ताकि वो आसानी से जल जाए। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको समझाता हूं यहां जो लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे आ जाता है, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन यानी कि वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह जम जाती है। ठीक है, सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले हम लोग रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लिया जाता है या साफ किया जाता है। ठीक है, तो एक बार आसानी से पढ़ लो, बहुत इजी है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो आप लोग नोट्स बना लो, हर एक क्वेश्चन नोट करो। अभी मैंने आपको कल साइंस का और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, लेकिन हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वीडियोस कई सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर एक वीडियोज में। अगर इसमें यह बताया गया है तो अगले वीडियो में आपको अच्छा सा कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर बताया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, सारे वीडियोज आप देखो ध्यान से, सारे नोट करो, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है वो क्या होता है और इसका आपको उदाहरण भी देना है। तो यहां आप लोग उत्तर समझ लो कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, और तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अगर अम्ल है, अम्ल यानी कि एसिड, और आपका जो बेस है यानी कि क्षार, ये आपस में अगर अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्राप्त होगा, लेकिन लवण के साथ साथ हमें जल भी प्राप्त होगा। अगर ऐसे में ना समझ में आया हो तो अभी मैं आपको रिएक्शन के साथ समझा दूंगा, लेकिन बहुत इजी भाषा में मैंने लिखा है। अगर आप अम्ल, जो आपका अम्ल है, और क्षार की अभिक्रिया करोगे तो लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लवण। ठीक है, और तथा जल प्राप्त होगा। और अगर लवण तथा जल प्राप्त हो तो वही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो, एग्जाम्पल के लिए आपके पास NaOH है, यानी कि यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अगर आप यहाँ HCl से अभिक्रिया कराओगे तो HCl से अगर आपने अभिक्रिया कराया तो यहाँ से Na यहाँ जाएगा और यहाँ से एक Cl ले लेगा, यानी कि NaCl हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस आप, मैंने कहा है कि आपका जल भी निकलेगा साथ में। ये क्या है? ये आपका अगर OH लगा हो तो वो आपका क्षार होता है। क्या है? क्षार। ये आपका अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड ये आपका है लवण जो आपका नमक होता है, और ये है जल। तो देख लो पूरी चीजें यहाँ देखो, जब अम्ल या क्षार कुछ भी कह सकते हो, या फिर अम्ल पहले कह सकते हो क्षार बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका हमें 2 एग्जाम्पल समझाना था, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक एग्जाम्पल जानते हो तो यहाँ सोडियम की जगह आप पोटेशियम ले लो, यानी कि KOH ले लो, एंड प्लस आप HCl ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, HCl ही रहने दो, एंड यहाँ आपका यहाँ बनेगा KCl एंड प्लस H2। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
यहाँ OH जुड़ा हुआ है तो क्षार है, और ये आपका अम्ल है, और ये आपका लवण है, ठीक है, और ये आपका जल है। बस, तो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझा दिया। देखो मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं VIMP हैं, अगर आप तैयार करके जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। जितना क्वेश्चन तैयार कराया जा रहा है वो सारे वीडियोज आप देखकर क्वेश्चंस को तैयार करो, ठीक है, अच्छे से तैयार करो, नोट बनाकर तैयार करो, बार बार उसको रिवीजन करो, याद करो, फिर आप लोग देखो आप लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते हो। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखो बच्चा पार्टी, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में आता है और आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। और कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझो, मैं आप लोगों को ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आएगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ। देखो पहले हम लोग समझेंगे एस्टरीकरण क्या होता है। जैसे एस्टरीकरण अभिक्रिया होता है उस पर आपको टिप्पणी करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एस्टरीकरण होता क्या है। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने जस्ट इसके आगे एक आपको परिभाषा बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया का, कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, याद रखना, तथा जल। इसी प्रकार से इसको भी मैंने डिटरमाइन किया है बहुत इजी तरीके से। जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रियाओं से लवण तथा जल बनते हैं, ऐसे ही मैंने लिखा है जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया में बताया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे ये किए थे, ठीक उसी प्रकार से एस्टरीकरण में भी है। ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। जहां लवण बनता था वहां एस्टर बना है, जल तो बनेगा ही। और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो यार बता दो, क्योंकि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को दोबारा भी पढ़ा दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आए तो, ठीक है। दोबारा आपके लिए वीडियो बन जाएगा, लेकिन यही समझ लो इसमें कुछ है नहीं, मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहने का अर्थ है जैसे अम्ल, अगर अम्ल लिया NaOH यानी कि अम्ल HCl लिया, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपने लिया क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी अभिक्रिया कराई तो लवण तथा जल बना। और इसी प्रकार से अगर आप क्या करोगे, अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर तथा जल मिलेगा। अब मैं आपको समझाता हूं रिएक्शन से। रिएक्शन से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिएक्शन के साथ समझा देता हूं। देखो यहां मैं लूंगा अम्ल लूंगा, तो यहां मैं लूंगा एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, ये है हमारा एसिटिक अम्ल, अम्ल ही है चाहे जो अम्ल हो, ठीक है। और यहां मैं लूंगा एथिल अल्कोहल, अल्कोहल लेना है तो मैं लूंगा एथिल अल्कोहल C2H5OH। देखो भाई सूत्र थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। यहां मैं लिख दूंगा, ये है एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, ये है एथिल अल्कोहल, क्या है, एथिल अल्कोहल। और इसकी अभिक्रिया कराना है, ये हमारा अम्ल है और ये हमारा अल्कोहल है, ये दोनों अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, एस्टर तथा जल बनेगा। तो एस्टर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3COOC2H5, ठीक है, एंड प्लस जल बनेगा यानी कि H2O, ठीक है। यही हमारा एस्टर है, या फिर इससे आप कह सकते हो एस्टर। इतना आपका एथिल है, एथिल, और इतना आपका एसीटेट है CH3CO, ठीक है। लेकिन हम लोग एस्टर सीधा लिखेंगे, या फिर आप लोग याद रखना इसे हम लोग एथिल एसीटेट भी कहा जाता है। ये आपका जल है। देखो भाई मैंने क्या किया, यहाँ मैंने अम्ल तथा अल्कोहल में अभिक्रिया कराई, हमें एस्टर तथा जल मिला। सीधी सी बात है, एस्टरीकरण में यही है, अगर आप अम्ल तथा अल्कोहल के बीच अभिक्रिया कराओगे तो हमें एस्टर तथा जल ही मिलेगा। अब देखो एथिल एसीटेट के जल अपघटन, अगर आप ये जो एथिल एसीटेट, इसका नाम एथिल एसीटेट भी है, मैं लिख देता हूं, मैंने बताया है लेकिन आप लोगों को लिख कर समझाता हूं। एथिल एसीटेट, ठीक है, ये एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COOC2H5, ठीक है। तो यहां मैं इसका जल अपघटन यानी कि मुझे क्या करना है, जल से अभिक्रिया कराना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, थोड़ा सा यहां हमें क्या करना है, सांद्र उत्प्रेरक लेना है H2SO4, ये हमारा उत्प्रेरक है, ठीक है, ये उत्प्रेरक है, ठीक है, H2SO4 उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक यहाँ तीर के ऊपर लिख दो बस। अब यहाँ देखो हमें इसका जल अपघटन कराना है, तो उसका सूत्र क्या होता है, एस्टर का आपको सामने लिखा हुआ है
CH3COO C2H5, ये हमें एस्टर है, उसका हमें जल अपघटन कराना है H2O, और जल अपघटन यानी कि हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर आप जल अपघटन कराओगे तो CH3COOH मिलेगा एंड प्लस हमें मिलेगा C2H5OH। समझना एक बात, इसी चीज को उल्टा कर दिया गया है, इसी चीज को ये जो है इसे उल्टा कर दिया गया है, सेम रिएक्शन है, कुछ बदला नहीं है। इसी चीज जो ये आगे पीछे लिखा हुआ है इसको मतलब उत्पाद है, इसमें अभिकारक बना दिया गया है, बस वही चीज है, वही चीज है। ये एस्टर है, ये जल है, ये आपका एसिटिक अम्ल है, और ये आपका एथिल अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो उपयोग में आपको समझा देता हूँ यार, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। जो इससे अगली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था साबुनीकरण पर टिप्पणी, क्या बताया था, साबुनीकरण पर टिप्पणी करना, तो वो भी वीडियो आपने देखा होगा तो जानते होंगे। यहाँ से आप समझ जाओगे एस्टरीकरण पर टिप्पणी, तो ऐसे में आपका हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता चला जाएगा। यहाँ देखो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सेकंड है कृत्रिम सिरका बनाने में, इनके दो उपयोग हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, जो परिवार नियोजन है उससे आप क्या समझते हो, और छोटे परिवार का महत्व समझाइए। जो छोटा परिवार होता है उसका महत्व समझाना है। तो परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। तो यहां मैं आपको उत्तर बताता हूं कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। देखो सरकार ने क्यों अप्लाई किया है परिवार नियोजन। देखो अगर आप हो, मतलब आप हो, तो अगर आपके 5-6 बच्चे हैं, आपके पास उतना पैसे ना हो खिलाने के लिए, तो फिर क्या करोगे। इसीलिए ना सरकार ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब कम से कम बच्चे हों। तो ऐसे में होगा क्या कि इसे हम लोग कहेंगे परिवार नियोजन। और यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन होगा। यही मैं बताना चाहता हूं, अगर कम बच्चे होंगे तो उनका रहन सहन भी अच्छा होगा, वो सुखी भी रहेंगे, खाने पीने में भी सुखी रहेंगे। तो इसीलिए परिवार नियोजन आपको समझ में आया होता क्या है कि परिवार कल्याण है तो बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहा जाता है। ये होगा परिवार नियोजन। और छोटे परिवार का महत्व क्या है, यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन होगा। ये हो गया हमारा परिवार नियोजन की पूरी प्रक्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आए। ये देखो बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसमें बच्चे थोड़ा डिसमिस हो जाते हैं लेकिन आज नहीं होंगे। लिखा हुआ है लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप, जिसे हम लोग जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है, और लक्षण प्रारूप को समलक्षणी या फिर फिनोटाइप कहा जाता है। इसे हम लोग लक्षण प्रारूप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप फिनोटाइप को या समलक्षणी या फिर लक्षण प्रारूप को, लक्षण प्रारूप, ठीक है। तो समझो पहले जीनोटाइप क्या होता है कि आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो, दिखने में वो चाहे जैसा हो, लेकिन उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। मतलब उनके अंदर जो जीन की संरचना होती है अगर वो समान है, यानी कि जीन की संरचना को ही हम लोग जीनोटाइप कहा जाता है। देखने में वो जीव चाहे जैसा हो, आकारिक यानी कि उसका आकार चाहे जैसा हो, वो डिपेंड नहीं है, उनकी जीन की संरचना को ही हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है कि जीन किसी भी प्रकार का हो, उसी का उल्टा है कि जीन किसी भी प्रकार का हो, यदि बाह्य रूप से समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे हम लोग समलक्षणी या फिनोटाइप कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। ये है हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो बहुत इजी भाषा में बताया, और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ऐसे अगर आप लिखोगे तो फिर आपको फुल मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ डिटेल में लिखने में बाद जाओ जो 2-4 पेज, तो फिर आपका यार क्वेश्चन छूट जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ ऐसा लिख दोगे तो बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक न्यूमेरिकल है और छोटा सा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा कर ही रहूँगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं आपको इसको अच्छे से लगवा रहा हूँ, ठीक है।
तो इसको ध्यान से पढ़ लो। लिखा क्या है सबसे पहले ये समझो, मैं आपको बताता हूँ कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये वायु एक है तथा वायु के सापेक्ष हमें जल का अपवर्तनांक भी लेना है और कांच का, ठीक है। अपवर्तनांक क्रमशः आपके कितने हैं, 4/3 एंड आपका 3/2। जल का आपको कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी आपको लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहां हमें लिखा हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः, यानी कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहां आप ए, ठीक है, यहां हमारा एयर हो गया एन डब्ल्यू, ये हमें कितना है 4/3, हमें क्रमशः लेना है, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, ये हमारा हो गया। पहले हमें क्रम से लेना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमारा ये हो गया। अब हमें क्रम से लेना है, अब वायु के सापेक्ष हमें कांच का लेना है, यानी कि आपका ए से हो गया एयर और एन से अपवर्तनांक और जिस ग्लास मतलब कांच 3/2, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। और हमें ज्ञात क्या करना है, जल का कांच के सापेक्ष, यानी कि हमें ज्ञात करना है GNW, ठीक है, ग्लास और यहां आपका है ये अपवर्तनांक और ये वाटर, ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सूत्र आप लगा लो, यहां आप लोग इसे हमें ज्ञात करना है। तो यहां अब आप लोग देखो, ये जो आपका है, जो आप लोगों का एक सूत्र है, ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला। पहले हम लोग लिखेंगे वायु के सापेक्ष जो आपका जल का अपवर्तनांक है, ऊपर हम लोग लिखेंगे, फिर आपको बटे लगाना है, ठीक है, फिर आपको बटे लगाना है और फिर आपका जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ANG, और दोनों का मान हमें पता है, ठीक है, दोनों का मान हमें पता है। ये देखो ANW का है 4/3 और इसका है 3/2, 3/2 है ना, इसका मल्टीप्लाई इसका इससे इसका, यानी कि 8, यहाँ 8/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8/9 आपका ये हो जाएगा। ये किसका अपवर्तनांक हमें मिला है, ये है कांच का, जो आपका जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हमें इतना मिलेगा बस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, देखो ओम का नियम मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा देता हूं, क्योंकि बहुत इजी है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखो, आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि हमें ओम का नियम समझ में नहीं आ रहा है। लिखा हुआ है ओम का नियम से आप क्या समझते हो, मैं आपको सूत्र सब कुछ बताऊंगा। लिखा हुआ है ओम के नियमानुसार, ओम के नियम अनुसार जब यहां आप लोग लिख दो, जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे, देखो भौतिक अवस्थाएं ताप दाब ये सारी भौतिक अवस्थाएं ये समान रहे, मतलब कोई दिक्कत ना, उसमें इक्वल है, समान है। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली, तो कोई भी कंडक्टर है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, आप उसमें धारा प्रवाहित करते हो तो उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जो उनके सिरों के बीच, जैसे यहाँ आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इनके सिरों के बीच जो आपका विभवांतर है उनके समानुपाती होता है। यहाँ कहने का क्या अर्थ है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ जो V है यानी कि विभवांतर है, ये समानुपाती है धारा I के, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। विभवांतर किसके समानुपाती है, धारा I के। और अगर आप इस अनुपात को हटाओगे, यानी कि जो आपका अनुक्रमांकपाती चिन्ह को हटाओगे, तो यहाँ एक नियतांक जुड़ जाएगा जो कि R है और बराबर का निशान लग जाएगा। और यहाँ से अगर R बराबर आप ज्ञात करोगे, R बराबर यानी कि प्रतिरोध V/I, यही आपका सूत्र हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जहां आपका R क्या है, R आपका एक, मतलब वैसे तो एक प्रतिरोध है और स्थिरांक V है, ठीक है। अब यहां से अगर बात की जाए तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये जो आपका R है इसका मात्रक क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूं। प्रतिरोध का मात्रक ये आप लोग, ये है V, यानी कि V का होता है वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, और धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, यानी कि ये दोनों मिलकर इनका मतलब होता है ओम। तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो, ये ओम भी, ओम ज्यादा पूछा जाता है। और ओम का सिंबल आप समझ लो,
ये, तो ये पूरा आपका हो गया ओम का नियम। तो यहां से आज हम लोग ओनली 7 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया गया था पहले भी, और आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनाए जा रहे हैं। हर एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करो, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो नोट कर लेना। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे से बताया हूं। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा। और आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर परेशानी हो, मोटिवेशन वाली वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।